नमस्कार दोस्तों। 1 अगस्त 2024 को बिल्ली के गले में घंटी बांधने की कोशिश की गई, या कहें कि उसे घंटी बांधी गई। और यह घंटी बांधने का कार्य किया हमारे सर्वोच्च न्यायालय के 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने, जिसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका जस्टिस बी.आर. गवई की रही। लेकिन जैसे ही बिल्ली को ये घंटी बांधी गई, इस घंटी को खोलने के लिए बिल्ली मौसी के सभी रिश्तेदार एकत्र हो गए और मौसा जी के पास पहुंच गए। मौसा जी ने बिल्ली की घंटी को खुलवाने का आश्वासन तत्काल दे दिया और इसके बाद से यह बिल्ली और खूंखार प्रतीत होने लगी है। अभी 21 अगस्त को इसी संदर्भ में अखिल भारतीय स्तर पर एक आंदोलन भी किया जा रहा है। उस दिन आशंका है कि पता नहीं क्या न हो जाए। मुझे उम्मीद है कि आप इस भूमिका को समझ रहे होंगे। दरअसल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने जो हाल ही में फैसला दिया कि इनके अंतर्गत भी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आरक्षण कोटे के अंतर्गत क्रीमी लेयर या उस आरक्षण कोटे में कोई उपवर्गीकरण किया जाना चाहिए, ताकि उस वर्ग के अंतर्गत जो लोग अभी भी बहुत पीछे हैं और जिनको अभी तक आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है, उन लोगों तक भी ये आरक्षण का लाभ पहुँचे, जो कि संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की भावना के अनुरूप ही है। लेकिन दुर्भाग्यवश सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए इस साहसिक फैसले को राजनीतिक स्वार्थों के चलते बदलने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर हम प्रारंभ में ही स्पष्ट कर दें कि सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया है, तो इस फैसले में कहीं पर भी ये नहीं कहा गया है कि अनुसूचित जनजातियों या अनुसूचित जातियों के आरक्षण कोटे के अंतर्गत क्रीमी लेयर का प्रावधान सरकार करे या उपवर्गीकरण करे। इस प्रकार का कोई आदेशात्मक फैसला नहीं है, बल्कि एक मुकदमे की सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों को इस बात के लिए अधिकृत कर दिया है कि राज्य यदि इस प्रकार का कोई कानून बनाते हैं जिसके माध्यम से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हेतु यदि क्रीमी लेयर जैसा कोई प्रावधान करते हैं या उस समुदाय के लिए आरक्षण कोटे में किसी भी प्रकार का उपवर्गीकरण करते हैं, तो वह संविधान सम्मत होगा, वह सर्वोच्च न्यायालय की राय में उचित होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने एक तरह से इस फैसले में अपनी ओर से अनुमति प्रदान की है और राय प्रदान की है, न कि कोई आदेशात्मक फैसला दिया है। लेकिन इस फैसले के वजह से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के वे लोग जो अब तक उस समुदाय में काफ़ी ऊपर आ चुके हैं, जो लोग इस फैसले से प्रभावित होने वाले थे, वे सभी लोग एकजुट हो गए और सत्ता पक्ष के 100 सांसद संसद भवन में जा कर के प्रधानमंत्री से मिले और उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले को निष्प्रभावी करने के लिए उचित व्यवस्था करने का आग्रह किया और प्रधानमंत्री ने तत्काल ही उनको इस बात का आश्वासन भी दे दिया कि सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले को सरकार के द्वारा किसी भी रूप में लागू नहीं किया जाएगा और इस फैसले को निष्प्रभावी करने के लिए कानूनी तौर पर जो भी उचित कदम होंगे उस कदम को उठाया जाएगा। अब यहीं पर हमें याद आ रहा है, सन 1985 में जब प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, उस समय सर्वोच्च न्यायालय के सहमानो केस का, उस सहमानो मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा था
कि किसी मुस्लिम महिला को सीआरपीसी के सेक्शन 135 के तहत यदि उसे तलाक दिया गया है तो इस सेक्शन के तहत उसे मुआवजा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होगा, जो कि शरिया कानून से अलग तरह का फैसला था। इस फैसले के विरुद्ध सारे मुस्लिम कट्टरपंथी लोग एकजुट हुए और प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर इस सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को बदलने या उसको निष्प्रभावी करने के लिए दबाव बनाया गया और राजीव गांधी उस समय कट्टरपंथियों के इस दबाव के आगे झुक गए और सर्वोच्च न्यायालय के उस फैसले को निष्प्रभावी बनाने के लिए संसद ने एक कानून बनाया। इतिहास अपने को दोहरा रहा है और ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके 56 इंच के सीने का अक्सर ही जिक्र होता है और जो एक बहुत ही ताकतवर प्रधानमंत्री के रूप में अब तक माने जाते रहे हैं, इस मुद्दे पर अत्यंत कमज़ोर प्रधानमंत्री सिद्ध होने जा रहे हैं, क्योंकि जो काम हमारे सांसद और सांसदों को करना चाहिए या संसद को करना चाहिए था, उस काम को तो वे कर नहीं पाए। और जब वो काम हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने अत्यंत साहस का प्रदर्शन करते हुए किया, तो उसके किए कराए पर भी पानी फेरने की कोशिश राजनीतिक स्वार्थ की वजह से जारी है और वर्तमान एनडीए सरकार जो केंद्र में सत्तारूढ़ है, वह इस दबाव के आगे पूरी तरह से घुटने टेक चुकी है या कहें नतमस्तक हो गई है। प्रश्न ये उठता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने यह जो फैसला दिया, इससे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के भीतर वे लोग जो अभी भी सरकारी सेवाओं में प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से अभी भी वह अपने ही समुदाय के कुछ गिनी चुनी जातियों से तुलना करने पर बहुत पीछे हैं, उन लोगों तक इस आरक्षण का वर्तमान स्वरूप में, जिस रूप में यह है, लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। ऐसे में उनको कैसे न्याय प्राप्त हो? हमारे संविधान की प्रस्तावना में जो सभी को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करने की बात कही गई है, प्रस्तावना के इस उद्देश्य को कैसे पूरा किया जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय ने वास्तव में इसी उद्देश्य को पूरा करने का प्रयास अपने इस फैसले के माध्यम से किया, जिस प्रयास को विफल करने की कोशिश राजनीतिक स्तर पर वर्तमान समय में की जा रही है। प्रश्न ये उठता है कि उसी समुदाय के ऐसे कुछ नेता हैं जैसे जीतन राम मांझी, जो स्पष्ट रूप से सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इस फैसले को लागू करने की आवश्यकता है, इसमें किसी भी प्रकार के बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है, ताकि SC/ST समुदाय के अत्यंत हाशिए पर स्थित लोगों को भी आरक्षण का लाभ प्राप्त हो सके। यहाँ तक कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA का ही एक घटक दल तेलुगु देशम है। तेलुगु देशम भी सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले के पक्ष में है और इसे बदलवाने के वो विरोध में है, वह इस फैसले का स्वागत कर रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने ही दल के 100 सांसदों के आगे एक तरह से घुटने टेक रही है। इसके साथ साथ विपक्ष के भी तमाम ऐसे स्थापित और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समुदाय के जो बड़े नेता हैं, जैसे मायावती जी या लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान, ऐसे नेताओं के दबाव के आगे भी सत्तारूढ़ दल झुक रहा है। नए नए उभरे हुए नेता चंद्रशेखर आज़ाद भी सरकार न्यायालय के इस फैसले के विरोध में हैं और सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि यदि सरकार के द्वारा इस फैसले को निष्प्रभावी बनाने के लिए यदि कोई उचित कदम नहीं उठाया जाता है तो वह उसका सख्ती से
विरोध करेंगे और इसके लिए राष्ट्रव्यापी स्तर पर आंदोलन चलाएंगे। यहाँ तक कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के पौत्र प्रकाश अम्बेडकर भी सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले के विरोध में हैं। अब ये कौन से लोग हैं? ये वे लोग हैं जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आरक्षण की जो वर्तमान व्यवस्था है, उस व्यवस्था में ये लोग लाभान्वित हैं और यह वर्तमान व्यवस्था जिस रूप में है इसी रूप में बनी रहती है, तो इससे सर्वाधिक यही लोग लाभान्वित होंगे। सत्ता में और राजनीति में भी यही लोग अग्रणी हैं। ऐसे में वास्तव में इस फैसले से जो लोग लाभान्वित होने वाले हैं, जो हाशिए पर हैं ही, राजनीति में भी, शासन में भी, प्रशासन में भी और समाज में भी, उनकी आवाज को सर्वोच्च न्यायालय ने तो सुन लिया, लेकिन ये सरकार सुनने के लिए तैयार क्यों नहीं हो रही है? यह अत्यंत ही चिंतनीय विषय है। यह दुष्प्रचार करने की कोशिश की जा रही है कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए इस फैसले के माध्यम से अनुसूचित जाति में क्रीमी लेयर की व्यवस्था को लागू करके धीरे धीरे इनके लिए आरक्षण के प्रावधान को अंततः समाप्त करने की यह एक साजिश है, जो कि बिल्कुल ही नहीं है। यदि हम चिराग पासवान के बयान को लें, जो ये कहते हैं कि अनुसूचित जाति को जो आरक्षण दिया गया है वो इसलिए दिया गया है कि वे लोग शुरू से ही अछूत माने जाते रहे, सामाजिक स्तर पर उनको हमेशा ही अलग थलग करके रखा गया, न कि आर्थिक कारण से, और उनकी वह अवस्था दलित समुदाय की अस्पृश्य के रूप में वह अवस्था हमेशा से बनी रही है और बनी रहेगी, इसलिए उनको आरक्षण दिया जाना आवश्यक है। और यदि क्रीमी लेयर जैसी कोई व्यवस्था की जाएगी या वर्गीकरण जैसी कोई व्यवस्था की जाएगी, तो यह आरक्षण का जो प्रावधान है यह उनके हक के विपरीत चला जाएगा, जो वास्तव में सही नहीं है। क्योंकि यदि उपवर्गीकरण किया जाता है या क्रीमी लेयर की व्यवस्था की जाती है, तो आरक्षण का जो इनके लिए निर्धारित कोटा है 23% का अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए, उस कोटे में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने वाली है। बस केवल इतना ही होगा कि क्रीमी लेयर की व्यवस्था यदि कर दी जाती है तो कुछ लोग जो प्रशासनिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से और यहाँ तक कि सामाजिक दृष्टि से अपने ही समुदाय के लोगों के बीच में अत्यंत उन्नत अवस्था में आ चुके हैं, ऐसे नव धनाढ्य और शक्ति संपन्न अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आने वाले जो लोग हैं, वे इसके लाभ से वंचित होंगे, लेकिन उनका जो कोटा है वह किसी अन्य को प्राप्त होने वाला नहीं है, बल्कि उनका कोटा उन्हीं के समुदाय के शेष हाशिए पर स्थित लोगों को प्राप्त होगा। इसलिए दुष्प्रचार में किसी भी प्रकार का दम नहीं है कि इसके माध्यम से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण कोटे को समाप्त किया जाएगा। अगली बात यह है कि वास्तव में क्रीमी लेयर को लागू यदि नहीं किया जाएगा तो आरक्षण का उद्देश्य कभी भी पूरा होगा नहीं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने ये जो अपना फैसला दिया है, उसने अनावश्यक रूप से अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण किया है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आरक्षण की व्यवस्था जो संविधान में है वो जैसी है वैसी रहनी चाहिए। और दूसरी बात कि किसी प्रकार का कानूनी परिवर्तन या संविधान में संशोधन करने का अधिकार संसद को है, संसद को होना चाहिए। न्यायपालिका अनावश्यक रूप से इस मामले में टांग अड़ा रही है। ऐसे लोग शायद ये भूल जा रहे हैं कि अन्य पिछड़े वर्ग के लिए भी जब आरक्षण का प्रावधान किया गया तो उस समय क्रीमी लेयर का जो सिद्धांत था वह सर्वोच्च न्यायालय ने ही मंडल कमीशन या इंदिरा साहनी के केस में सुनवाई करते हुए सन 1992 में दिया था, और उसका निर्धारण करने के लिए अलग से एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री जस्टिस रामनंदन के नेतृत्व में
एक समिति का गठन किया गया और उन्होंने पूरा बाकायदे ओबीसी में क्रीमी लेयर किस रूप में लागू किया जाए इसके संबंध में अपना सुझाव दिया और उसके आधार पर उसे कानूनी रूप प्रदान किया गया। तो आखिर क्रीमी लेयर का निर्धारण ओबीसी में किया गया तो उसका लाभ किसको प्राप्त हो रहा है? ओबीसी में ही उन लोगों को प्राप्त हो रहा है जो अपने ही समुदाय के उन्नत अवस्था में पहुंच चुके लोगों से अभी नीचे की स्थिति में है। इसी प्रकार से यदि क्रीमी लेयर या कोटे में उपवर्गीकरण किया जाता है तो उसका लाभ भी अनुसूचित जाति के ही अंतर्गत आने वाले अत्यंत पिछड़ी हुई अवस्था में जो लोग हैं उनको प्राप्त होने वाला है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि यदि ऊंचाई से फल फेंका जाए और उस फल को प्राप्त करने के लिए नीचे भीड़ इकट्ठी हो तो उस भीड़ में कुछ लोग लंबे होंगे तो वो अपना हाथ ऊपर करेंगे और सबसे पहले फल उन्हीं के हाथ में आ जाएगा, और जो लोग छोटे होंगे वो केवल हाथ मलते रह जाएंगे, उनको वो फल कभी प्राप्त नहीं हो पाएगा। ऐसे में जो बड़े हैं उन लोगों को अलग कैटेगरी में रख दिया जाए ताकि जो छोटे हैं उन तक भी वो फल पहुंच सके और वो भी उस फल को प्राप्त कर सकें। ठीक यही व्यवस्था क्रीमी लेयर की या इस कोटे में उपवर्गीकरण की है। यदि ऐसा किया जाता है तो यह मानवता के अनुरूप होगा, यह पूरी तरह से न्याय संगत होगा। लेकिन यह अत्यंत दुर्भाग्य की बात है कि जो लोग 75 वर्ष में आरक्षण का लाभ उठा करके शक्ति संपन्न हो चुके हैं और वह शासन प्रशासन में महत्वपूर्ण भागीदारी प्राप्त कर चुके हैं, आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से भी अपेक्षाकृत उन्नत अवस्था में पहुंच चुके हैं, वे लोग इस कोटे का लाभ केवल अपने तक सीमित रखना चाहते हैं। अब वो नहीं चाहते कि उन्हीं के समुदाय के अंतर्गत आने वाले जो हाशिए पर स्थित लोग हैं उन तक वो लाभ पहुँचे, इसलिए इसका विरोध कर रहे हैं इस फैसले का। दुर्भाग्य की बात यह है कि वास्तव में इस फैसले से जिस समुदाय को लाभ प्राप्त होना है वह समुदाय इतना पिछड़ा हुआ है, उसमें जागरूकता का इतना अभाव है कि वह इस स्थिति को समझ नहीं पा रहा है। उस समुदाय को, इस समुदाय के जो उन्नत लोग हैं बरगला करके अपने पक्ष में करने और उनके माध्यम से भी इस फैसले का विरोध करवाने की साजिश रच रहे हैं। यह अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस स्थिति को यदि बनाए रखा जाता है तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के आरक्षण के उद्देश्य को कभी भी पूरा नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि आरक्षण बार बार केवल कुछ चुनिंदा जातियों और परिवारों को ही लाभान्वित करता रहेगा और शेष लोग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के केवल तमाशा देखते रहेंगे और वो अपनी दयनीय अवस्था में जीने के लिए अभिशप्त होंगे। हमने इस विषय पर एक वीडियो बनाया और जिसमें कि बहुत सारे लोगों ने उसको देखा, हजारों लोगों ने देखा, लेकिन उसमें से तमाम लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर बहुत आक्षेप किया कि सर्वोच्च न्यायालय में ही सबसे पहले ये क्रीमी लेयर जैसी व्यवस्था लागू होनी चाहिए या आरक्षण की व्यवस्था लागू होनी चाहिए, कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त किया जाना चाहिए। वास्तव में यह मुद्दा भी विचारणीय है। यदि सर्वोच्च न्यायालय न्याय का मंदिर है और सबके लिए वह एक पंच की भूमिका निभाता है तो खुद सर्वोच्च न्यायालय में भी वह न्याय की कहीं न कहीं स्थापना होनी चाहिए और इसलिए सर्वोच्च न्यायालय को अपने भीतर भी झांकने की ज़रूरत है और उसे कॉलेजियम सिस्टम पर पुनर्विचार करने की ज़रूरत है ताकि न्यायपालिका में भी समाज के सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सके। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इस पर अधिक से अधिक अपना कमेंट दें, यदि आप हमारे विचारों से सहमत हैं तो भी, असहमत ना हो तो भी, क्योंकि इससे वास्तव में एक जनमत का निर्माण होगा और सच्चाई सामने आएगी। धन्यवाद।